नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत है सीबीएसई लेवल 4 ऑटोमोबाइल एनएसकेएफ की बूस्टर वीडियो का पार्ट 2 लेकर। उम्मीद करते हैं यह बूस्टर वीडियो 2 भी आपके मार्क्स में ऐड ऑन करने में बहुत सफल सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, एक्सरसाइज में देखा गया कि रेशो ऑफ व्हील गेज टू व्हील बेस most of the passenger cars is approximately is कितना होता है ये 0.4। तो वो कहते हैं कि जो व्हील गेज का व्हील बेस के साथ रेशो है, अनुपात है, वो कितना होता है 0.4। यानी कि कैसे पता लगेगा, जो व्हील बेस होती है हमारी, फ्रंट व्हील का जो सेंटर है, रियर व्हील का जो सेंटर है, उनके बीच की दूरी को बोलते हैं हम इसको व्हील बेस। और यदि हम फ्रंट व्हील के आपस के बीच के सेंटर पॉइंट की बीच की इनके सेंटर पॉइंट और इनके सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी देखें तो इसको बोलते हैं व्हील गेज। तो इन दोनों का रेशो क्या होता है कि इसका 0.4 ये होता है, यानी कि इसका कह सकते हैं हम 40% होता है व्हील गेज। तो ये 0.4 इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। यदि आपके पास एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपने 0.4 भरना है, लेकिन मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे। एक कंसेप्ट हमारी पिछली वीडियो में स्किप हो गया था, किंग पिन इंक्लिनेशन या स्टेयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। ये स्टेयरिंग ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है, कैम्बर, कैस्टर, टो इन टो आउट के साथ साथ। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे हमारे यहाँ पर किंग पिन इस तरह से लगी होती है स्टेयरिंग की, जैसे आप ट्रैक्टर वगैरह में भी देखते होंगे इस तरह से लगी होती है, उसका जो सेंटर पॉइंट है और जो व्हील, यदि हमारा व्हील स्ट्रेट होता, उसका जो स्ट्रेट एक्सिस है, यदि ये तो कैम्बर है, इसमें तो थोड़ा टिल्ट हुआ है झुकाव, यदि ये स्ट्रेट होता, इसका स्ट्रेट से लेके किंग पिन के सेंटर पॉइंट में बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन, किंग पिन का झुकाव। तो किंग पिन इंक्लिनेशन क्या हुआ कि इंक्लिनेशन फॉर्म किंग पिन फ्रॉम वर्टिकल व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, सामने से देखने पर वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, सीधा ऊपर से नीचे को, उसमें से व्हीकल इज कॉल्ड किंग पिन इंक्लिनेशन। और यदि हमारी जैसे कार्स की बात करें, कार में किंग पिन नहीं यूज़ होती, तो वहाँ पर उसकी जगह यूज़ होते हैं बाल ज्वाइंट। तो वहाँ पे बाल ज्वाइंट यूज़ होंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। बाल ज्वाइंट का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो बाल ज्वाइंट इस टाइप से लगे होते हैं, उनका जो सेंटर पॉइंट होगा इस तरह का, जिस एंगल पे वो लगे होंगे, उसके साथ जो ये रेशो बनाएगा उसको बोलेंगे स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। वेयर बॉल जॉइंट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ किंग पिन, दिस टर्म इज रेफर्ड, उस टर्म को कहा जाएगा स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। यानी कि दोनों है, एक लगभग मिलती जुलती टर्म है, लेकिन प्लेस के हिसाब से उसका नेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन सिस्टम का छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है कि ऑल द पार्ट्स, जितने भी भाग हैं, विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, जो कि परफॉर्म क्या करते हैं फंक्शन, व्हीकल को रोड शॉक से आइसोलेट मतलब अलग करने का फंक्शन करते हैं, और मिलकर क्या कहलाते हैं वो सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें शॉकर भी आ गया, बम्प स्टेबलाइजर रोड भी आ गई, स्प्रिंग भी आ गए, और कोई लिंकेज आ गई ऐसी, जिससे कि क्या है रोड शॉक से व्हीकल को राहत देने में जो हेल्प करते हैं, उन सबको मिला के क्या बन जाता है हमारा सस्पेंशन सिस्टम। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। और इसके अलग से यदि हम फंक्शन का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इट कनेक्ट्स व्हीकल टू व्हील्स। पहला क्या करता है, व्हीकल को व्हील से क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। दूसरा, इट सपोर्ट द वेट ऑफ है, व्हीकल का जो वेट है वो भी क्या किस पे सपोर्ट होता है, हमारा सस्पेंशन सिस्टम पे। इट ट्रांसमिट ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग फोर्स टू चेसी एंड बॉडी, चेसी और बॉडी पर ड्राइविंग और ब्रेकिंग फोर्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। यदि हमने ब्रेकिंग लगाई फॉर एग्जांपल, तो ब्रेक का जो जोर पड़ता है वो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर पड़ता है, और उस हिसाब से वो कुछ एब्जॉर्व करके उस जोर को, उस टॉर्क को कहाँ पर ट्रांसमिट करता है, बॉडी के ऊपर। इट एब्जॉर्ब्स एंड डैम्प्स, एब्जॉर्ब भी करता है, सोखता है, डैम्प संभाल लेता है अपने अंदर। द वेरियस वाइब्रेशंस कई कंपनों को अपने अंदर क्या कर लेता है, संभाल लेता है, और उसको कम भी करता है। और इसके बेसिकली टाइप देखे जाए, मेजर क्लासिफिकेशन, तो व्हील्स के अकॉर्डिंग इसके क्लासिफिकेशन बनाएंगे कि फ्रंट व्हील का रिजिड सस्पेंशन, फ्रंट व्हील का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, ऐसे रियर व्हील का रिजिड सस्पेंशन,
रियर व्हील का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। उसमें क्या होता है कि यदि फ्रंट का लेफ्ट का व्हील राइट व्हील के साथ आपस में जुड़ा हुआ है, मिलके काम कर रहे हैं, तो वो रिजिड सस्पेंशन हो गया। यदि दोनों डिफरेंट मोड पे काम कर रहे हैं और आपस में कनेक्टेड नहीं है सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। ऐसे रियर व्हील में होगा इंडिपेंडेंट एंड रिजिड। तो इसके 4 मेन वो हो गए, टाइप हो गए। इसके बाद आता है जी कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या रहेगा, 4 कंपोनेंट होंगे इसके, स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, स्टेबलाइजर रोड, लिंकेज सिस्टम। ये 4 इसके कंपोनेंट हैं। यदि हम सस्पेंशन स्प्रिंग के टाइप का क्वेश्चन करना चाहें तो उसमें 2 कैटेगरीज बनेंगी हमारी, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक कैटेगरी में 3 हमारे टाइप आएंगे, लीफ स्प्रिंग, कोयल स्प्रिंग, टॉर्शन बार स्प्रिंग। और नॉन मेटालिक मतलब जिसमें धातु का प्रयोग ना हो, बिना धातु के प्रयोग से हम उसमें स्प्रिंग का एक्शन लें, तो रबर के स्प्रिंग, एयर के स्प्रिंग, हाइड्रोलिक स्प्रिंग। तो ये आप टाइप्स के 2 या 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये अपने बिठा लीजिएगा दिमाग में। इसके बाद सस्पेंशन की कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपके बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। सबसे पहले है पिचिंग। पिचिंग बेसिकली क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द अप एंड डाउन ऑस्किलेशन ऑफ द कार एट ए फ्रंट एंड रियर इन रिलेशन टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यदि किसी कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखी जाए, मान लीजिए ये कार है फॉर एग्जांपल, ये जा रही है, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इस पर कोई ऐसा रोड की ऐसी इरेगुलरिटी आती है, तो ये इस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरह जंप करती है या फिर इस तरह जंप करती है। ऐसे करके जंप कर रही है ऊपर नीचे, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पिचिंग कर रही है। ऐसे ही रोलिंग में क्या रहता है कि मान लीजिए हमारे इधर भी शॉकर हैं और इधर भी शॉकर हैं इस कार पे, तो इस जब गाड़ी जा रही है तो इस शॉकर ने ज़्यादा इसको दबाव दे दिया, मतलब उस रोड के एंगल की वजह से या टर्निंग की वजह से या अपना ब्रेकिंग की वजह से, या फिर कोई खड्डे वाला एकदम रोड आ गया, इधर से खड्डा लग गया, तो जो उसके ऊपर गाड़ी इस टाइप से हो रही है या इस टाइप से हो रही है चलते चलते, देखा होगा आपने कई बार बस वगैरह भी ऐसे भी टर्न लेते हुए ऐसे हो जाती हैं एक तरफ से, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉडी रोल बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी बाउंसिंग, अप एंड डाउन मूवमेंट। ये तो था जो अप एंड डाउन पिचिंग वाला, ये होता है। और बाउंसिंग का मतलब होता है कि पूरी की पूरी गाड़ी अप एंड डाउन हो रही है, इस तरह से लहरों की तरह चल रही है, ऐसे ऐसे पूरी गाड़ी चल रही है, पूरी की पूरी गाड़ी उठ रही है, आगे से नहीं पीछे से नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी जंप ले रही है। तो वो कई बार क्या होता है कि कई बार इस टाइप का रोड आ जाता है, ऐसे ऊपर को फिर नीचे को, इस टाइप से रोड आ जाता है, तो उस प्रकार से हमारी गाड़ी इस प्रकार से पूरी की पूरी ऐसे लहरों की तरह ऊपर उठती है, नीचे जाती है, तो उसको बोलते हैं हम बाउंसिंग। उसके बाद आता है स्प्रंग वेट एंड अनस्प्रंग वेट। स्प्रंग वेट और अनस्प्रंग वेट में क्या फ़र्क रहेगा बेसिकली, स्प्रंग वेट इट रेफर्स टू द वेट विच इज सपोर्टेड बाय द सस्पेंशन स्प्रिंग। जो हमारे जितना भी शॉकर के ऊपर सारा वेट रहता है, हमारा शॉकर से ऊपर का जो गाड़ी का पोर्शन रहेगा उसको कहेंगे हम स्प्रंग वेट, क्योंकि वो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर है, उसका भार कौन ढो रहा है, हमारा सस्पेंशन सिस्टम। लेकिन जो सस्पेंशन सिस्टम के जस्ट नीचे का भाग है उसको कहेंगे हम अनस्प्रंग वेट, जिसका भार सस्पेंशन सिस्टम नहीं ढोता, जो सस्पेंशन सिस्टम के अंडर नहीं आता। जैसे कि हमारी ब्रेक्स होगी, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, व्हील हब होगी, टायर हो गए, तो ये सारे एक पोर्शन क्या है, हमारे सस्पेंशन सिस्टम के नीचे आते हैं, उसके शॉकर के नीचे आते हैं। तो इसमें क्या है, इसको अनस्प्रंग वेट कहते हैं। और गाड़ी का जितना अनस्प्रंग वेट कम होगा, गाड़ी उतनी ही जम के चलेगी और बैलेंस्ड चलेगी। व्हाट आर लीफ स्प्रिंग्स? लीफ क्या है, मतलब पत्तों की तरह इस टाइप से स्प्रिंग लगे होते हैं, आपने कई कमर्शियल व्हीकल में देखे भी होंगे। दीज आर मेड ऑफ अ नंबर ऑफ कर्व्ड बैंड, ए नंबर ऑफ कर्व्ड बैंड कई लगे होते हैं इसके अंदर बैंड, और आपस में स्टैक्ड होते हैं, गुच्छों की तरह लगे होते हैं, और उसको क्या कहते हैं, लीव्स। तो इसको मिला के बन जाता है लीफ स्प्रिंग। और लीफ स्प्रिंग की कुछ टर्म्स बता देते हैं आपको, जैसे कैम्बर ऑफ लीफ स्प्रिंग। कैम्बर के साथ एक होती है हमारी निप, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न है, वो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि लीफ स्प्रिंग की सबको जब हम मिला दें तो उसकी ओवरऑल कर्वेचर मतलब मुड़ाव जो ये बना हुआ है, इसकी किस हाइट पे ये मुड़ाव है, इसको बोलेंगे हम, जब पहले लीफ बड़े मेन लीफ से स्टार्ट होता है जो वो मुड़ाव, उसको बोलेंगे हम कैम्बर। लेकिन अलग अलग सभी का जो मुड़ाव है, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें,
तो वो इंडिविजुअल क्या कही जाएगी, उसकी निप कही जाएगी। और ये पूरे का पूरा मुड़ाव जिसके रेफरेंस से सारे वो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, मतलब वो जो मेन जुड़ाव दिया जाता है उसको बोलेंगे कैम्बर। लेकिन इसको अलग अलग कर देंगे, इसका जुड़ाव देखना, इसका झुकाव देखना भी, वो कितनी टर्न लेके कितनी मुड़ी हुई है, दूसरे वाला उससे ऊपर वाला कितना मुड़ा है, क्योंकि ये सब एक जैसे यूनिफॉर्म होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 100% आइडल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हों, थोड़ा बहुत इनमें अप डाउन हो जाता है, लेकिन वो इंडिविजुअल की निप कही जाएगी। और जिसके रेफरेंस के साथ वो हमारी एक दूसरे से जुड़ी है वो क्या होगी, हमारी कैम्बर। ऐसे ही एक ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन में आपका डिफरेंस क्या है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है उसमें क्या होता है कि कार डिसाइड करती है कि हमें जो शिफ्ट गियर हैं कब करने हैं, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता, उसमें ड्राइवर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहेगा गियर चेंज करने के लिए। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा क्या रहेगा, इसमें फ्यूल इकोनॉमिक बेटर रहेगी, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन में जैसे ही आपको लगा कि यहाँ पर गियर चेंज करने की ज़रूरत है तो एकदम से आप उसको चेंज करके उस हिसाब से कवर कर लेंगे। लेकिन ऑटोमेटिकली में वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा टाइमिंग भी लग जाती है, तो उस टाइमिंग की वजह से हमारी थोड़ी सी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा रह जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो उसकी बनावट है वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें टॉर्क कन्वर्टर, फ्लूइड कपलिंग, हाइड्रोलिक का कोई ऐसा सिस्टम लगा होता है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली चेंज कर पाते हैं। तो उस जो नॉर्मल हमारा गियर बॉक्स होता है उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली जिसके हम गियर चेंज करते हैं। ये 3 मेजर डिफरेंस रहेंगे इसमें। उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट भी आपने देखी होगी। प्रोपेलर शाफ्ट एक स्टील की ट्यूब होती है, ट्यूब शेफ्ट शाफ्ट होती है, जो कि क्या करती है, इंजन की पावर है जो ड्राइव है उसको ट्रांसमिट करती है, कहाँ पे, एक्सल्स पे करती है, किसके द्वारा, डिफरेंशियल के द्वारा। मतलब ऐसे ट्यूब के द्वारा, उसके द्वारा प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल को गई, फिर अल्टीमेटली किसके पास पे गई, हमारी एक्सल पे और व्हील पे गई। फंक्शन क्या रहेंगे इसके मेन, इट ट्रांसमिट टॉर्क, पहला हो गया टॉर्क, टॉर्क मतलब खिंचाई को, जो इसकी खिंचाई है इसको यहाँ पर भेजेगी। इट अलाउज डिफरेंट ड्राइव शाफ्ट एंगल्स, और ये डिफरेंट मतलब जैसे जैसे गाड़ी को जंप लगते हैं, झोल लगते हैं, तो ये अपने आप एंगल भी चेंज करती रहती है, शाफ्ट ऐसे ऐसे होती रहती है। इसमें क्या लगा रहता है, इसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट लगे रहते हैं, वो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इट अलाउज चेंज इन लेंथ, लेंथ को भी चेंज करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका डिफरेंशियल है और यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट है, जब ये ऊपर गई तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, खिंचाव पड़ेगा। जब ये नीचे आ गई इसकी लेंथ को दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्लिप ज्वाइंट लगा देता है जो स्लाइड करता रहता है, ऐसे ऐसे करके उसकी लेंथ को एडजस्ट करता है। और उसके बाद क्या है, इट रिड्यूसेस रोटरी वाइब्रेशन, रोटरी का घुमावदार जो वाइब्रेशनें होती हैं उससे, उसको भी क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। उसके बाद हमारे यूनिवर्सल ज्वाइंट जी आ गए हैं। यूनिवर्सल ज्वाइंट जी को जानते हैं हम। इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म मतलब बनाने के लिए, मैकेनिकल कनेक्शन पैदा करने के लिए, बिटवीन किसके बीच में, शाफ्ट, दो शाफ्टों के बीच में क्या करता है, मैकेनिकल कनेक्शन करता है। एंड अलाउ करता है एंगुलर मूवमेंट, कोण पे जो उनकी मूवमेंट होती है, ऑफ वन और बोथ शाफ्ट, एक की या दो की शाफ्टों की मूवमेंट को क्या करने देता है, एंगुलर मूवमेंट होने देता है। उसके बाद हमारे स्लिप ज्वाइंट जी है, वही यूनिवर्सल ज्वाइंट के दूसरी तरफ लगे होते हैं या उसके साथ भी लग जाते हैं कई बार। तो प्रोपेलर शाफ्ट यूज अ स्लिप ज्वाइंट एट वन एंड, एक एंड पे लगा होता है, विच अलाउज इट टू लेंथन और शॉर्टन, इसको मतलब बड़ा और छोटा करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट को स्लिप ज्वाइंट लगा होता है जो कि स्लाइड करता है, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट एक तरफ से फिक्स होती है और एक तरफ से मूवेबल होती है। शायद आपने कोर्स के दौरान इसकी वर्किंग देखी भी हो। सेंटर बेयरिंग क्या है, इसकी सेंटर सपोर्ट है। मान लीजिए हमें 2 प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत है, लेंथ ज़्यादा बड़ी है, एक प्रोपेलर शाफ्ट उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, मान लीजिए व्हील बेस ज़्यादा है, उसकी दूरी ज़्यादा है वहाँ से डिफरेंशियल की इंजन से, तो एक शाफ्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, उसके बाद यहाँ पे फिर एक शाफ्ट लग जाएगी, और बीच में इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे चैसी के साथ क्या लग जाएगा, एक हमारा सेंटर बेयरिंग। तो ये उसके लिए काम आता है, इंटरमीडिएट बेयरिंग का काम करता है, बीच में माध्यम का काम करता है।
उसके बाद यूनिवर्सल के जो मेजर टाइप हैं वो दो रहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी जिसमें वेलोसिटी बदलती रहती है थोड़ी बहुत, और कांस्टेंट में वेलोसिटी क्या है उसमें सेम रहेगी। ये जो वेरिएबल वेलोसिटी वाले जो हमारे हैं जो ये हमारे यूनिवर्सल ज्वाइंट प्रोपेलर शाफ्ट के आसपास लगते हैं, और ये जो हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी वाले हैं ये हमारे एक्सल में यूज़ होते हैं ज़्यादातर, रजेप्पा और ट्राइपॉड ज्वाइंट है जो। और क्रॉस और स्पाइडर टाइप, फ्लेक्सिबल रिंग टाइप, ये दोनों हमारे जो ज्वाइंट हैं प्रोपेलर शाफ्ट के साथ यूनिवर्सल ज्वाइंट है उसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं। फाइनल ड्राइव की बात करें यदि हम, इट इज़ डिफाइंड एज द लास्ट स्टेज ऑफ पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम इंजन। इंजन से जब हम व्हील तक पहुंचने वाली होती है हमारी पावर, जो लास्ट स्टेज पे जब पहुंच जाती है इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम फाइनल ड्राइव। यहीं पे रिडक्शन और टॉर्क की सिस्टम हमारा बनता है, और लास्ट पॉइंट पे जब पहुंचती है तो वो किस तरीके से पहुंचती है, चेन टाइप से भी, गियर टाइप से भी। दो इसके मेथड रहेंगे फाइनल ड्राइव के। चेन टाइप से जैसे हम आजकल जो गाड़ियों में तो चेन टाइप का सिस्टम नहीं है, जब पहले पहले मॉडल बने थे ऑटोमोबाइल के उस टाइम गाड़ियाँ बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड हुआ करते थे, तो चेन ड्राइव का वर्क लिया जाता था। लेकिन चेन का जो अब सिस्टम है ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्रचलन से, चलन से बाहर हो गया है, और कार ट्रक में तो चलता नहीं, लेकिन इसका यूज़ लिमिटेड है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की जो फाइनल ड्राइव हमारी जाती है जो स्प्रोकेट के द्वारा जाती है, देखा होगा आपने गरारी जिसको हम चेन सेट बोलते हैं, तो वो क्या है, वो फाइनल ड्राइव ही है, लास्ट में पहियों तक पहुंचती है पावर उसकी वजह से। तो वो किसके द्वारा से पहुंच रही है, हमारी चेन के द्वारा से। लेकिन ये काम गाड़ियों में या व्हीकल्स में, बड़े में, कॉमर्शियल व्हीकल में किससे होता है, रिंग गियर और ड्राइव पिनियन की वजह से होता है, जैसे कि डिफरेंशियल की मदद से कह सकते हैं हम। और इसके बाद बात करते हैं कि गियर टाइप के ही यदि आगे फर्दर टाइप आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट फॉर नॉलेज आप इसके नाम याद रख लीजिए। वो एग्जांपल्स हैं कुछ, वॉर्म एंड व्हील टाइप। वॉर्म एंड व्हील टाइप में क्या होता है, एक ऐसे ऐसे वॉर्म होता है, जैसे आपने चारा काटने की मशीन भी देखी होगी, और उसके अंदर एक इस टाइप से व्हील लगा होता है। तो ये इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो गया, ये इस टाइप से वॉर्म होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ऐसे, और इसके साथ जो हमारी इस टाइप से लगे होते हैं, तो इन दोनों के टीथ के साथ टीथ मैश होते हैं। और स्ट्रेट बेवल गियर, इसमें क्या है, सिंपल स्ट्रेट गियर की बात होती है बेवल गियर की। स्पाइरल क्या है, उसमें थोड़ा सा स्पाइरल हो जाता है। हाईपोड में क्या होता है, इस टाइप से ये चीज़ शेप हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ये आपने देखे होंगे। तो इस टाइप से अलग अलग शेप्स में गियर की मैशिंग होती है, एक दूसरे से पावर ड्राइव दी जाती है, ये मैटर है इसका मेन। तो इसके नाम याद रख लीजिए, स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर, हाईपोड गियर। और इसमें आगे डिफरेंशियल की वर्किंग है। डिफरेंशियल का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशियल क्या काम करता है 2 मार्क्स में, इसके फंक्शन भी आ सकते हैं। तो इट इज़ ए, इसका कॉमन आंसर बना दिया मैंने एक, इट इज़ ए डिवाइस विच सर्व्स द 2 मेन पर्पसेस। 2 पर्पस सर्व करती है, कौन कौन से, इट ट्रांसमिट ड्राइव एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ड्राइव देती है पहले तो डिफरेंशियल, क्योंकि मान लो प्रोपेलर शाफ्ट से इधर आ रही है और इसके 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे पावर ट्रांसमिट होगी। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ आउटर व्हील एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ इनर व्हील। जब भी टर्न लेने होते हैं तो ये क्या करता है डिफरेंशियल, इस वाले आउटर व्हील की स्पीड को बढ़ा देता है, क्योंकि इसने ज़्यादा टर्न लेके आनी होती है, इसने यहीं से घूमना होता है कम, तो इसकी व्हील को घटा देता है ताकि हमारा वाहन कंफर्टेबली प्रॉपर तरीके से टर्न ले सके। उसके बाद रियर एक्सल की बात करें यदि हम, इट इज़ यूज टू सपोर्ट और रोटेट रियर व्हील्स। रियर व्हील को या तो सपोर्ट करेगा या क्या करेगा, रोटेट करेगा। 3 इसके मेन टाइप रहेंगे यदि टाइप पूछ लीजिए, सेमी फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग, फुल फ्लोटिंग। तो ये आपने थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना है दिमाग में। इसके बाद आता है हमारा कोयल स्प्रिंग। कोयल स्प्रिंग आप जानते होंगे, इस टाइप से जो स्प्रिंग होते हैं कोयल की फॉर्म में, उसको कोयल स्प्रिंग बोलते हैं। दीज आर द स्प्रिंग्स मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं, हैविंग राउंड शेप। इनकी जो शेप होती है यहाँ से देखने को होते हैं ऐसे पाइप, ये चीज़ राउंड होती है। और इन सेक्शन एंड वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब बंधे होते हैं, घूमे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोयल, कुंडली की फॉर्म में बने होते हैं, लिपटे होते हैं। टाइप्स कौन से हुए इसके 2, स्टैंडर्ड टाइप, प्रोग्रेसिव। स्टैंडर्ड टाइप और प्रोग्रेसिव टाइप में क्या होता है, जो इनकी पिच होती है स्टैंडर्ड टाइप में वो इक्वल होती है। पिच मतलब एक कुंडली से दूसरी कुंडली के बीच की डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी।
लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी डिस्टेंस इतनी है, आगे जाके डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, थोड़ी यहाँ हो जाएगी, उससे आगे जाके और बढ़ जाएगी, मतलब ऐसे करके प्रोग्रेसिवली क्या हो जाती है, वो पिच इंक्रीज होती है। तो इसको बोल देते हैं हम प्रोग्रेसिव टाइप। उसके बाद हमारे हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर जिसको हम शॉकर बोलते हैं। दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड विद कोल्ड स्प्रिंग। कोल्ड स्प्रिंग के साथ यूज़ किए जाते हैं और क्या काम करते हैं, किसके लिए, फॉर क्विकली डैम्परिंग, तेज़ी से डैम्प करने के लिए। ऑस्किलेशन मतलब उछल कूद को, और कोयल स्प्रिंग, कोयल स्प्रिंग है जो हमारा, यदि अकेला यूज़ होगा तो वो ज़्यादा उछल कूद देगा, लेकिन इसके साथ यूज़ होने से क्या होगा कि धीरे धीरे से वो पहले शॉक को एक अपने अंदर सहन करेगा, फिर उसकी थोड़ी सी रिएक्शन ऊपर तक देगा। तो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, मैकेनिकली बने होते हैं। हाइड्रोलिक का मतलब उसमें फ्लूइड भरा होता है हाइड्रोलिक, तो उसकी सहायता से उसकी मदद ली जाती है। एक लाइसेंस का कंसेप्ट था हमारा जो रहता था, उसमें क्या है, लाइसेंस क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच परमिट्स द ओनर, जो कि मालिक को क्या करता है, परमिट आज्ञा देता है, टू ड्राइव, ओनर या ड्राइवर, दोनों में से एक ले लीजिए, ओनर ड्राइवर, टू ड्राइव दैट व्हीकल, उस व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, कहाँ पर, ऑन पब्लिक प्लेस, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, फॉर विच, जिसके लिए वह लाइसेंस बनाया गया है। तो इसके दो प्रकार होते हैं मेन, लर्नर लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस वो होता है जो देखा होगा आपने गाड़ियों पे, कईयों ने लाइसेंस लेके उसके बाद एल शेप का रेड कलर का फ्रंट और रियर में इस तरह का साइन लगाया होता है, इसका मतलब क्या है, वो सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग के लिए दिया जाता है। इट इज़ अ टेम्परेरी लाइसेंस, और इसकी जो वैलिड अप टू कितने, 6 मंथ्स के लिए 180 डेज़, या तो डेज़ में पूछा जाए तो 180 डेज़ लिखना है आपने, मंथ्स में पूछा जाए तो 6 मंथ लिखना है। परमानेंट लाइसेंस, इट इज़ अप्लाइड, यह अप्लाई कब किया जाता है, आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस विद इन 6 मंथ, यानी कि उसकी डेट, जो लर्नर लाइसेंस है उसकी डेट इशू होने की डेट से लेके 1 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम उसको 1 मंथ हुआ होना चाहिए और मैक्सिमम उसको क्या होना चाहिए, 6 महीने, मतलब 180 डेज़। उसके बाद यदि आपसे पूछें कि मिनिमम रिक्वायर्ड एज क्या रहेगी लाइसेंस की, तो उसकी एज रहेगी 16 ईयर्स एज रहेगी हमारी टू व्हीलर्स के लिए विदाउट गियर। यदि विदाउट गियर वाला हमारा टू व्हीलर है तो उसकी एज रहेगी 16 ईयर्स, और 18 ईयर्स एज रहेगी गियर वाले व्हीकल के लिए। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ट्रैक्टर और मोटर कार भी इसी एज कैटेगरी में आते हैं मोटरसाइकिल के साथ साथ। लेकिन यदि हम ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल में जाते हैं कमर्शियल में, तो उसके लिए 2 साल की एज बढ़ जाती है, मिनिमम 20 साल की रिक्वायरमेंट है। यदि आपके पास 2 या 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि लर्नर लाइसेंस या परमानेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो उसके लिए भी एक रिवीजन कर सकते हैं आप। फॉर्म नंबर 1, 2, 3, ये 3 फॉर्म लगेंगे साथ, किसके लिए, लर्नर लाइसेंस के लिए। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेंगी, रेजिडेंस का प्रूफ लगेगा, एज का प्रूफ लगेगा। यदि एज और रेजिडेंस का इकट्ठा प्रूफ है तो भी लग जाएगा, लेकिन दोनों के प्रूफ होने ज़रूरी हैं। यानी कि यदि एक में एज का प्रूफ है, रेजिडेंस नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग प्रूफ देना पड़ेगा। यदि दोनों चीज़ें एक में कवर हो रही हैं तो एक प्रूफ से चल जाएगा। सिटीजनशिप देनी है आपको, रेजिडेंस प्रूफ में ही सिटीजनशिप आपकी क्लियर हो जाएगी। एप्रोप्रिएट फ़ीस, जो भी उनकी फ़ीस सरकारी जो गवर्नमेंट तय की गई होगी वहाँ के आपके जो तहसील है वहाँ के हिसाब से, RTO के हिसाब से, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद परमानेंट यदि बनाना है तो परमानेंट बनाने के लिए आपको पहला डॉक्यूमेंट तो लर्निंग लाइसेंस 7 स्टेपल करना पड़ेगा। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फॉर्म नंबर 4 लगेगा, और भरने के लिए एप्लीकेशन के लिए लगेगा ये। और फॉर्म नंबर 5 और 14 लगेगा आपका ड्राइविंग साइड से, यहाँ पे जो आपको ड्राइविंग के लिए देंगे कि इनकी ड्राइविंग फिट है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक व्हीकल लेके जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए। जैसे मान लीजिए आप कार के लिए बनाना चाहते हैं तो कार लेके जाएंगे, तो वो जब ड्राइविंग लेंगे उसके बाद आपके वो टिक मार्क कर देंगे वहाँ पर फॉर्म में कि ये आपके ड्राइविंग के जो स्किल्स हैं ये आपके कंप्लीट हैं। इसके बाद है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग के टाइप क्या रहेंगे हमारे, इसके हमारे 5 टाइप रहेंगे मेन। फुल एलिप्टिकल, एलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार। ये देखिए 2 टाइप से लगेंगे, ये मतलब एक ऊपरली शेप से लगेंगे लीफ स्प्रिंग इस टाइप से, और एक निचली शेप से लगेंगे, तो पूरा क्या बन जाएगी, एक अंडाकार शेप बन जाएगी, इसको बोलेंगे फुल एलिप्टिकल। 3/4 में क्या रहेगा, नीचे वाली शेप हाफ
अंडाकार बनेगी। इधर से हाफ का भी हाफ हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जहाँ पे एरो लगाएं ये खाली बच जाएगा, तो 3/4 बन जाएगा आपका 3/4। यदि हम इसको 4 हिस्सों में बांटें तो मतलब हमारे 1 2 3 हिस्से पूरे हैं, एक हिस्सा हमारा ब्लैंक रहेगा। इस शेप में हमारा 3/4 रहेगा। सेमी एलिप्टिकल में क्या रहेगा, हाफ अर्ध अंडाकार रहेगी ये शेप, और ज़्यादातर आपने व्हीकल इसी शेप में देखे होंगे सेमी एलिप्टिकल में। और क्वार्टर एलिप्टिकल में क्या रहेगा, 1/4, इसका चौथा हिस्सा इस टाइप से शेप से जुड़े होंगे। ये है क्या, बेसिकली सस्पेंशन सिस्टम है, जंपिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग पैटर्न पे लगाए गए हैं। और लास्ट में रहेगा हमारा ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग। इसमें क्या रहेगा कि जो हमारा सेमी एलिप्टिकल है उसकी ही अपोजिट साइड, उसका ही रिवर्स साइड में इसको फिटिंग की होगी। तो उम्मीद करते हैं आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और सभी को फाइनल एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आपके सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके जो टॉपिक रहते हैं अपने टेक्स्ट बुक की सहायता से आप उसको कवर करें और अच्छे से एग्ज़ाम